मतलब बेसिक नीड्स तो फुलफिल हो रही है, लेकिन बंदा जो है जो स्टैंडर्ड जो चीजें होती है, यानी जो उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करके रख सके, इस तरह की पॉवर्टी क्या करती है, फेस करती है, जैसे इंडिया कर रही है। ठीक है, अब वहीं पे अगर बात करूं तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी स्वागत करता हूं आपके अपने प्रतिगिरी कॉम्पस अकेडमी पे। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम जो है बात करने वाले आपके पॉवर्टी इन इंडिया के बारे में बात करें। हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, इन लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट। हमने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जो सारी चीजें थी वो हमने देखी थी। हमने देखा था कि इस तरह से जो बेरोजगारी है वो हमारे इंडिया की ग्रोथ को इफेक्ट करता है, ये चीज हमने समझी थी। और आज के इस लेक्चर से हम जो है दूसरा जो एक मेजर चैलेंज है इंडिया के सामने, यानी जो पॉवर्टी एक मेजर चैलेंज है, वो किस तरह से इफेक्ट करता है कंट्री की ग्रोथ को, वो हम देखेंगे। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने इसे कम करने के लिए क्या क्या मेजर्स क्या लिए थे और साथ ही साथ किस किस तरीके से चीजों को क्या किया था, इंप्लीमेंट करने की कोशिश की थी, ये सारी चीजें हम समझेंगे। सबसे पहली चीज, अगर पॉवर्टी की बात करूं तो देखो, अनएम्प्लॉयमेंट के बाद जो सबसे मेजर जो चैलेंज आता है वो आता है आपका पॉवर्टी। अब पॉवर्टी एक आपका सोशल और इकोनॉमिक चेंज क्या लाता है, सही बात है। अगर मैं बात करूं तो गरीबी एक ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं सोशल प्रॉब्लम तो है, लेकिन इकोनॉमिकल प्रॉब्लम तो भी है। अगर कैसे अगर बात करूं, अगर एक बंदा इकोनॉमिकली क्या कर पा रहा है, अपने जो बेसिक नीड्स यानी रोटी, कपड़ा, मकान, ये बेसिक एमिनिटीज जो है वो फैसिलिट नहीं कर पा रहा है या फिर उसको अक्वायर नहीं कर पा रहा, तो कहीं ना कहीं सोशली भी वो क्या होता है, एक्सक्लूड होने लगता है, जिसे हम सोशल एक्सक्लूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोशल एक्सक्लूजन बोलते हैं। अब सोशल एक्सक्लूजन होता क्या? सोशल एक्सक्लूजन मतलब सोसाइटी में जो पर्टिकुलर फैसिलिटीज है, जब उनसे क्या किसी भी बंदे को या फिर किसी भी इंडिविजुअल को क्या निकाला जाता है या फिर उससे दूर रखा जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोशल एक्सक्लूजन बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब सही बात है, अब जब आपके पास पैसे नहीं है, आप इतने वो बोलते हैं ना, इतने एबल नहीं हो कि आप अपनी डेली जो रिक्वायरमेंट्स है या फिर बेसिक एम्यूनिटीज है उसको क्या कर पाओ, उसे अक्वायर कर पाओ, तो बट ऑब्वियस सी बात है, जो बाकी जो लोग सोसाइटी में रहते हैं वो कहीं ना कहीं आपको एक्सक्लूड करना क्या शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब यहीं पर अगर मैं बात करूं तो पॉवर्टी की जो इतिहास है, वो पॉवर्टी का इतिहास वो छोटा मोटा इतिहास नहीं है, ये इतिहास बहुत बड़ा है। ये इतिहास की जो शुरुआत हुई थी कहीं ना कहीं हमारे भारत देश को जब आजादी मिली थी तभी से इसकी क्या शुरुआत हो गई। क्यों? कारण ये है कि जब हम अंग्रेजों की गुलामी करते थे तो तब हमें बहुत सारी जो पॉलिसीज थी, बहुत सारी जो स्कीम्स जो हमें क्या कर रहे थे, कहीं ना कहीं हार्म कर रहे थे। हमारी कंट्री का जो सारा पैसा था, जो सारी इकोनॉमिक कंडीशन थी, वो क्या हो रही थी, खराब होती। और सारा जो पैसा था वो आपके इनडायरेक्टली वेस्ट से कहा जा रहा था, आपके ब्रिटिश कंट्री में क्या इंक्लूड हो रहा था। क्लियर हो गया? अब पॉवर्टी का ये एक मेन रीजन तो है, लेकिन साथ ही साथ जो दूसरे बहुत सारे रीजन है वो क्या है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज, हमारी कंट्री में जो आपके हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थे, कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, वो बंद कर दी गई। फिर दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, फिर ऑपरेसिव इकोनॉमिक पॉलिसीज, मैंने बताया ना अंग्रेजों की बहुत अलग अलग पॉलिसीज थी जो हमारे लिए फेवरेबल नहीं थी लेकिन उनके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल थी, तो उसने क्या किया, हमें गरीबी का रास्ता दिखाया। तीसरा क्या था, रिकरेंस ऑफ फेमाइंस मतलब अगर मैं बात करूं तो बार बार ऐसी कंडीशंस आना जो हमारे देश को क्या हिला के रख देता था। आपने सुना होगा जब हमने पॉपुलेशन पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि ईयर 1921 के पहले बहुत सारी बीमारियां हमारे भारत देश में चल रही थी और बार बार ये जो बीमारियां थे वो अक्कर हो रही थी, जिसकी वजह से एक इकोनॉमिक कंडीशन जो थी एक इंडिविजुअल की वो खराब हो रही थी। अभी आपने हाल ही में कोरोना देखा था। अब कोरोना की अगर मैं बात करूं तो कोरोना में ऐसे कई सारे लोग थे जो बहुत लंबे टाइम तक क्या थे, अनएम्प्लॉयड थे। अब जब अनएम्प्लॉयड होंगे तो मतलब जॉब नहीं है तो पैसे आएंगे, पैसे नहीं आएंगे, जब पैसे नहीं आएंगे तो अपनी क्या बेसिक जो नीड्स है वो फुलफिल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो वो किसको लीड करता है, वो पॉवर्टी के टुवर्ड्स क्या लीड करता है। क्लियर हो गया? अब यहीं पे अब इंडियन गवर्नमेंट का हमेशा से एक एजेंडा रहा है, एक मोटिव रहा है कि वो पॉवर्टी को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से क्या खत्म करे। और ये जो मोटिव है ये आज से नहीं है, इंडिपेंडेंस के टाइम से ही है। और इसी के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाया, एंटी पॉलिसीज लाई, जिससे क्या पॉवर्टी को कहीं ना कहीं एलिमिनेट किया जा सके। ठीक है, जब हम पॉवर्टी के बारे में बात करते हैं, पॉवर्टी का मतलब क्या होता है थोड़ा वो भी समझ लेते हैं। पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, ठीक है? अगर एक ग्रेटेस्ट सेंस में, कन्वेंशनल मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट सेंस में अगर हम कहें तो पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सिचुएशन। पॉवर्टी क्या है? एक सिचुएशन है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या था? अनएम्प्लॉयमेंट भी एक सिचुएशन था जो अक्कर होता है। ठीक है, एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे जो मेजर सेक्शन है, क्या मेजर सेक्शन है पीपल का सोसाइटी में, वो क्या कर पाते हैं, वो अपने जो बेसिक नीड्स है जैसे रोटी,
कहाँ गया, रोटी, कपड़ा, मकान, ये क्या, ये फुलफिल ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास उतनी सफिशिएंट इनकम नहीं होती, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉवर्टी। तो ध्यान रखो, पॉवर्टी क्या है, बेसिकली एक सिचुएशन है जहां पे जो लोग होते हैं एक सोसाइटी के, वो अपनी जो बेसिक नीड्स, बेसिक नीड मतलब क्या, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, वो क्या फुलफिल नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजों को फुलफिल करने के लिए जो इनकम चाहिए वो इनकम वो हासिल नहीं कर पा रहे, इस वजह से। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका पॉवर्टी बोलते हैं। अब हमने देखा है कि हर टाइम टू टाइम हर एक चीज क्या बदलती रहती है, उसी तरह से आज अगर हम बात करते हैं, पॉवर्टी भी आपके मल्टी डायमेंशनल हो चुकी है, पॉवर्टी की भी अलग अलग चीजें हो चुकी है। तो देखेंगे हम लोग, अब कॉन्सेप्ट जो था पॉवर्टी का, वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ के बेसिक नीड से क्या लिमिटेड था, लेकिन जैसे ही टाइम चेंज हुआ, जो कॉन्सेप्ट था पॉवर्टी का वो चेंज हो गया। अब जो पॉवर्टी आई है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी आ चुकी है। अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी आपके दोनों तरीके से होती है, एक मटेरियल फॉर्म में भी होता है, एक नॉन मटेरियल फॉर्म में, यानी इसको टैंजिबल और इंटैंजिबल भी हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं। अब मटेरियल डायमेंशन किससे रिलेट करता है, जहां पर आपके जो इंडिविजुअल होता है वो अपना कपड़ा, रोटी, फिर उसके बाद मकान, एजुकेशन, रोड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सबको एक्सेस नहीं कर पाता है। ठीक है, अब वहीं पे अगर मैं बात करूं तो आपके नॉन मटेरियल एक्सिस्टेंस क्या होता है, जहां पे सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है। आपने देखा होगा कि जो गरीब होते हैं उनको उस तरह का दर्जा नहीं दिया जाता है, उनको उस तरह की इज्जत नहीं दी जाती है, और यही जो है आपके नॉन मटेरियल का डायमेंशन है। मटेरियल डायमेंशन किसको बोलेंगे, रोटी हो गया, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, पढ़ाई हो गई, रोड्स हो गए, ठीक है, अच्छा घर हो गया, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज हो गई, दिस आर ऑल कंसिडर्ड इन व्हाट, इन मटेरियल डायमेंशन। और वही नॉन मटेरियल डायमेंशन क्या होता है, जहां पे उनको एक जैसा दर्जा ना दिया जाता, इज्जत नहीं दी जाती है, एक जैसा बोलते हैं ना, एक सम्मान नहीं दिया जाता, तो ये नॉन मटेरियल डायमेंशन में आ जाता है। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब यहां पे अगर हम बात करें तो अब आपका क्या आता है, अब यहां पे आपको कॉन्सेप्ट है कुछ पॉवर्टी के। अब पॉवर्टी भी आपकी मल्टीफेसेटेड है, मैंने बताया आपको कि अलग अलग तरह की पॉवर्टी होती है। अब यहां पे हम दो तरह की पॉवर्टी पढ़ेंगे। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी। अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब एक ऐसी पॉवर्टी, एक ऐसा सिचुएशन जहां पे बंदा जो है अपनी जो बेसिक नीड्स है उसको क्या कर नहीं पा रहा, उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एब्सोल्यूट पॉवर्टी बोलते हैं। क्या, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एक बार फिर, जब मैं एक ऐसी इकोनॉमिक कंडीशन में खड़ा हूं जहां पर मैं क्या अपनी जो रोज की रोटी हो गया, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, ये जो मेरी बेसिक जरूरत है, ये जो मेरी बेसिक नीड्स है, इनको मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरी इनकम उतनी नहीं है, तो इस वजह से मैं उसे फुलफिल नहीं कर पा रहा हूं। तो इस तरह की पॉवर्टी को हम लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या बोलते हैं, थोड़ा सा डिटेल में दिया। अब अगर मैं बात करूं तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी हमेशा जो मेजर कैसे किया जाता है कि एक जो बंदा है वो मिनिमम कितनी कैलोरी इंटेक करता है, उस बेसिस पे क्या किया जाता है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मेजर किया जाता है। मिनिमम कैलोरी मतलब कितना खाने का इंटेक कर रहा है उसके। अब जैसे प्लानिंग कमीशन ने पर कैपिटा डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट जो थी 2400 कैलोरीज क्या रखी थी, क्या बोला गया है, पहले जो प्लानिंग कमीशन थी उसने एक इंडिविजुअल को कम से कम कुछ नहीं तो दिन में कितनी 2400 कैलोरी क्या करनी चाहिए, वो इंटेक क्या करनी चाहिए, अगर वो रूरल एरिया में रह रहा है। वहीं अगर वो अर्बन एरिया में रह रहा है तो उसे 2100 कैलोरी तो इंटेक करनी ही चाहिए। अगर वो 2400 कैलोरी क्या कर रहा है, इंटेक कर रहा है, अगर रूरल एरिया में है, और वहीं अगर वो 2100 कैलोरी इंटेक कर रहा है अगर वो अर्बन एरिया में है, तो भैया वो एक अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज है फुलफिल कर पा रहा है। अगर वो नहीं इंटेक कर पा रहा है, अभी रूरल एरिया में रह रहा है लेकिन जो कैलोरी है वो 2000 इंटेक हो पा रही है, मतलब वो अपनी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है। वहीं यहां पर वो अर्बन एरिया में रह रहा है लेकिन जो कैलोरी है वो 1800 ही इंटेक कर पा रहा है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स का फुलफिल नहीं कर पा रहा है। समझ में आ गया। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो ऑन एन एवरेज क्या बोलते हैं, ऑन एन एवरेज ये बोलते हैं कि जो पर कैपिटा डेली कैलोरी होनी चाहिए, पर कैपिटा मतलब एक पर्टिकुलर स्क्वायर किलोमीटर में एरिया में रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, पर कैपिटा मतलब पर इंडिविजुअल, सॉरी, पर कैपिटा मतलब क्या होता है, पर इंडिविजुअल, कि जो ऑन एन एवरेज डेली कैलोरी होनी चाहिए वो 2250 कैलोरीज तक क्या होनी ही चाहिए। ठीक है, अगर जो बंदा इसको फुलफिल नहीं कर पा रहा तो मेन रीजन ये होता है कि उसकी जो इनकम है उसको अलाउ नहीं करती कि वो इतनी कैलोरी क्या कर पाए, कैलोरीज क्या इंटेक कर पाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस क्राइटेरिया में फॉलो होने वाले लोगों को हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी में क्या काउंट करते हैं। और एब्सोल्यूट पॉवर्टी में अगर मैं बात करूं तो ये जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज होती है, हमने देखा अंडर डेवलप, डेवलपिंग और डेवलप्ड, तो ये जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज होती है वो इस तरह की पॉवर्टी क्या करती है, फेस करती है, जैसे इंडिया कर रही है।
ठीक है। अब वहीं पे अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट बहुत सारे मेजर्स चलाती है जहां पर इस तरह की पॉवर्टी को क्या किया जाए, आपका रिड्यूस किया जाए। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका क्या आता है, रिलेटिव पॉवर्टी। अब रिलेटिव पॉवर्टी में क्या, रिलेटिव पॉवर्टी में जो बंदा है अपनी बेसिक फैसिलिटीज जो है वो तो फुलफिल कर लेता है, जैसे बेसिक नीड्स जैसे रोटी हो गया, कपड़ा हो गया, मकान हो गया, ये सारी चीजें तो ग्रैब ऑन कर पाता है, लेकिन वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स नहीं गेन कर पाता। जैसे रोटी खा रहा है, उसको मिल रही है 2400 कैलोरीज रिक्वायरमेंट की रूरल एरिया में, वो फुलफिल कर रहा है, लेकिन अब वो रोटी के बजाय क्या खाना चाहता है, आपकी नान खाना चाहता है, तंदूरी खाना चाहता है, सही बात है। फिर उसके बाद अगर आप होटल्स में खाना चाहता है तो वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव पॉवर्टी बोलेंगे। मतलब बेसिक नीड्स तो फुलफिल हो रही है, लेकिन बंदा जो है जो स्टैंडर्ड जो चीजें होती है, यानी जो उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करके रख सके, उस तरह की चीजें गेन नहीं कर पाता, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव पॉवर्टी बोलेंगे। देखो यही लिखा है, इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन द कांसेप्ट ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी, लेकिन हम लोग समझेंगे। ठीक है, ये हमेशा कैसे जज किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पीपल। अब ये हमेशा मेजर किया जाता है कि लेवल ऑफ इनकम में, लेवल ऑफ वेल्थ से, कंजम्पशन से, इकोनॉमिक इनएक्टिविटी यानी अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज से। Such poverty is found in all the countries of the world. It is universal phenomenon. Relative poverty cannot be completely eradicated. However, it can be reduced to some extent through operative. सीधी सीधी बात है, ध्यान में रखो। रिलेटिव पॉवर्टी मतलब क्या होता है, बंदा अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पा रहा है, लेकिन जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं यानी अपने अच्छे प्रोडक्ट्स जो है उसे गेन नहीं कर पाता, तो उस तरह की पॉवर्टी को हम लोग रिलेटिव पॉवर्टी बोलते हैं। सही बात है, इतनी चीजें क्लियर है। अब पॉवर्टी लाइन क्या होते हैं, पॉवर्टी लाइन बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन है, जहां पर एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो आपकी डिवाइड करता है एक गरीब को और एक अमीर को। ठीक है, वो उसको क्या करता है, डिवाइड करता है। अब ये डिटरमाइन कैसे किया जाता है, ऑन द टर्म्स ऑफ पर कैपिटा हाउस होल्ड इनकम एक्सपेंडिचर, मतलब हर एक इंडिविजुअल के घरेलू जो खर्चा, हाउस होल्ड जो खर्चे होते हैं उसके बेसिस पे इसको डिटरमाइन क्या किया जाता है। ठीक है, अब वहीं पे अगर बात करूं तो बहुत सारी कमिटीज होती है, स्टडी ग्रुप्स होती है जो पॉवर्टी लाइन को क्या डिफाइन करती है। अब जो टास्क फोर्स है, एज पर द टास्क फोर्स eliminating poverty constituted by the Niti Aayog poverty line is defined as the threshold expenditure or the amount necessary to purchase a basket of goods and the services that are considered necessary to satisfy basic human needs at socially acceptable level। मतलब क्या बोला गया, अब टास्क फोर्स क्या, टास्क फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ एलिमिनेटिंग, मतलब ये जो डेफिनेशन दी गई है ये किसके द्वारा दी गई है, टास्क फोर्स द्वारा दी गई है। किसके लिए, आके पॉवर्टी एलिमिनेट करने के लिए, जो किसके साथ जुड़ी, नीति आयोग के साथ जुड़ी हुई है। वो पॉवर्टी लाइन को क्या डिफाइन करती है, एक थ्रेशोल्ड है, क्या है, एक थ्रेशोल्ड एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट जो रिक्वायर्ड रहती है, क्या एक पर्टिकुलर अमाउंट जो रिक्वायर्ड होती है एक बंदे को अपने जो बेसिक नेसेसिटीज है उसको फुलफिल करने के लिए, उसको हम थ्रेशोल्ड बोल सकते हैं, या फिर इसको ऐसा भी बोला जाता है एक्सपेंडिचर कि एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ अमाउंट कि आप जब उसे क्रॉस करते हो तो उसे क्रॉस करने के लिए आपको किसी कमिटी या फिर किसी सुपीरियर की क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो उसको भी हम लोग थ्रेशोल्ड एक्सपेंडिचर क्या बोलते हैं। ठीक है, एक ऐसा अमाउंट जो जरूरी है क्या, आपके गुड्स एंड सर्विस को क्या ग्रैब करने के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा क्या जरूरी होते हैं आपके बेसिक ह्यूमन नीड्स को क्या फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है, पॉवर्टी लाइन बोला जाता है। सीधी बात अगर बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी जो एक रिक्वायर्ड होता है एक बंदे को कि वो अपनी, जिससे वो अपने पर्टिकुलर जो बेसिक गुड्स और सर्विसेज होती है वो उसे खरीद सके या फिर ग्रैब कर सके, तो उसी चीज को इन्होंने क्या बोला है, पॉवर्टी लाइन क्या बोली गई है। अब पॉवर्टी लाइन हेल्प क्या करता है, सबसे पहली चीज ये डिटरमाइन करने के लिए, ये पता करने के लिए कि जितनी पॉपुलेशन रह रही है उसमें से कितनी पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के ऊपर है और कितनी पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे है। और जो भी पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के ऊपर होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं अबव पॉवर्टी लाइन, जिसको एपीएल से कंसीडर किया जाता है, और जितनी भी पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के बीच में नीचे रहती है तो उसको हम लोग बिलो पॉवर्टी लाइन क्या बोलते हैं। ठीक है, अब साथ ही साथ हमें यह भी आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकते पुअर को उनके किसके बेसिस पे, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेसिस पे। क्लियर हो गया, और साथ ही साथ हमें यह भी हेल्प करता है ताकि हम ट्रैक कर सके कि पर्टिकुलर एक टाइम में, पर्टिकुलर एक रीजन में कितनी, पर्टिकुलर एक लाइन में, रीजन में, या फिर पर्टिकुलर टाइम के एक पर्टिकुलर रीजन में कितने गरीब लोग रह रहे हैं। ठीक है, और पहले कितना था उसका नंबर क्रॉस हो रहा है कि माउंट हो रहा है, तो ये सारी चीजें भी क्या ट्रैक करने में हेल्प करता है। और साथ ही साथ टू प्रोवाइड एन एस्टिमेट ऑफ द रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर ऑन पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। अब ये पॉवर्टी लाइन साथ ही साथ हमें यह भी डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि भैया कि अगर
पॉवर्टी को हमें खत्म करना है, तो उस पॉवर्टी को खत्म करने के लिए कितने पैसे रिक्वायर्ड होंगे, वो प्रोग्राम्स जो पॉवर्टी को खत्म कर सके, उसको खत्म करने के लिए कितने बोलते हैं ना पैसे रिक्वायर्ड होंगे इस प्रोग्राम को रन करने के लिए, ताकि जो पॉवर्टी है वो क्या खत्म की जा सके। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो पॉवर्टी लाइन जो होती है अलग अलग कंट्री में उसकी डेफिनेशन अलग अलग होती है। अब वर्ल्ड बैंक के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो पॉवर्टी लाइन जो डिफाइन की गई थी वो कितनी, $1.90 पर कैपिटा पर डे। ठीक है, मतलब क्या बोला गया कि पर डे में जो एक इंडिविजुअल पर्सन की जो एक्सपेंडिचर होगी वो कितनी होगी, $1.190। ठीक है, तो ये रहेगी किसके प्राइसेस के हिसाब से, 2011 के परचेसिंग पावर के प्राइस के हिसाब से। ठीक है, और वही ऑन द बेसिस ऑफ 21.2% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन लिव बिलो पॉवर्टी लाइन। अब इसी के बेसिस पर अगर मैं बात करूं तो पूरे भारत देश की जो पॉपुलेशन है उनमें से 21.2% जो पॉपुलेशन है वो आपके बिलो पॉवर्टी लाइन क्या रहती है, यानी गरीब है वो। ठीक है, और वहीं पे अगर मैं बात करूं तो टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, रूरल पॉवर्टी क्या होता है, ऐसा कोई भी बंदा जो रूरल एरिया में रहता है और वो अपनी बेसिक नीड्स क्या फुलफिल नहीं कर पाता, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रूरल पॉवर्टी क्या बोलते हैं। अब इसमें कौन कौन आता है, जैसे अगर मैं बात करूं स्मॉल फार्मर्स हो गए, मार्जिनल फार्मर्स हो गए। स्मॉल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर्स मैंने समझाया है। मार्जिनल फार्मर्स कौन होते हैं, दे आर द काइंड ऑफ फार्मर्स जो क्या करते हैं आपके 1 हेक्टेयर लैंड तक क्या करते हैं आपका ये करते हैं बिल्ड करते हैं, उसको मार्जिनल फार्मर्स बोलते हैं। वही स्मॉल फार्मर्स 2.5 तक करते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो उसमें एग्रीकल्चर लेबर्स आ गए, कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स आ गए, लैंडलेस लेबर्स आ गए। तो ये सभी लोग क्या आते हैं आपके रूरल पॉवर्टी में इंक्लूड करते हैं। वही अर्बन पॉवर्टी का भी मतलब वही होता है कि ऐसा कोई भी बंदा जो अर्बन एरिया में रह रहा है और डेली बेसिस पे अपनी बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम लोग अर्बन पॉवर्टी क्या बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसमें कौन कौन आता है, इसमें आपके आते हैं ऐसे बंदे आते हैं जिन जो माइग्रेशन जो दूसरे स्टेट से अपने स्टेट में आए होंगे या फिर दूसरी जगह से किसी पर्टिकुलर अर्बन एरिया में शिफ्ट हुए होंगे, तो उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। साथ ही साथ जिन्हें घर नहीं मिल पाता है वो ये आते हैं इसके अंदर। इलिटरेसी जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल ग्रोथ है तो इसकी वजह से भी क्या आपका ये पॉवर्टी अराइज होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं तो इसकी वजह से भी ये पॉवर्टी का डिराइव होता है। ठीक है, अब ये अर्बन पॉवर्टी की वजह से क्या हो गया, अर्बन पॉवर्टी की वजह से अगर मैं बात करूं तो स्लम एरियाज बहुत ज्यादा बढ़ गए, इनफॉर्मल सेक्टर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ गए, जो कहीं ना कहीं आपके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। किसमें, लॉ एंड ऑर्डर में क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आई होप आपको इतनी चीजें समझी होंगी। और दोस्तों आज के इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एक्सटेंट ऑफ द पॉवर्टी इन इंडिया। मतलब आपकी जो गरीबी है भारत देश में वो किस हद तक है, इस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ ये जो पॉवर्टी है एस्टिमेट कैसे की जाती है, यानी पता कैसे लगाया जाता है, इस चीज के बारे में भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट आर द कॉजेस, ये ऐसे क्या रीजंस है जिसकी वजह से जो पॉवर्टी इंडिया में वो बढ़ रही है, और ऐसे क्या सारे जो स्टेप्स है या फिर जो मेजर्स है हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने लिया था कि पॉवर्टी जो हो जाए वो कम हो जाए, यानी आपकी क्या हो जाए, कम हो जाए, यानी गायब हो जाए, यानी लुप्त हो जाए। तो ये क्या है, ये सारी चीजें आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली चीज एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। वाह 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 वाह। ठीक है, अब यहां पे अगर बात करूं तो जो पॉवर्टी का जो रेशियो है, अगर मैं बात करूं जो पॉवर्टी का जो रेशियो है वो कहीं ना कहीं हमें हेल्प करता है क्या, आपके पॉवर्टी कितनी है देश में वो पता लगाने। अब आप पूछोगे सर ये पॉवर्टी का रेशियो मतलब क्या होता है। मतलब देखो जितने भी टोटल पॉपुलेशन है उस टोटल पॉपुलेशन में कितने गरीब लोग हैं, और कितने गरीब लोग मतलब कौन, द पीपल हु आर फॉलोइंग अंडर बीपीएल। अंडर बीपीएल मतलब क्या होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन। जैसा फॉर एग्जांपल आ गया मार्कर, ठीक है, ये मेरा बिलो पॉवर्टी लाइन है। अब इसके ऊपर वाले इसको क्या कहते हैं हम लोग, एपीएल बोलते हैं। क्या, एपीएल यानी अबव पॉवर्टी लाइन बोलते हैं। और इसके नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, बीपीएल बोलते हैं, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन बोलते हैं। हाँ या ना, हाँ सर। तो जितने भी लोग आपके बीपीएल में फॉल करते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको पुअर क्या कंसिडर किया जाता है। समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है। तो इतनी जितनी भी टोटल पॉपुलेशन उसमें ये बीपीएल में फॉल करने वाले कितने लोग हैं, इसी चीज को क्या बोली जाती है, इसी चीज को पॉवर्टी रेशियो क्या बोला जाता है। समझ में आ गया। तो यहां पे लिया हुआ है इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द पुअर टू द टोटल पॉपुलेशन। मतलब टोटल पॉपुलेशन में कितने गरीब लोग हैं इस उसकी जो नंबर होती है उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका पॉवर्टी रेशियो क्या बोलते हैं। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो आपको पता है पॉवर्टी क्या है। पॉवर्टी ऐसी चीज है, एक ऐसा सर्कमस्टांसेस है
जो हमारे इंडिया में फैला हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपकी ये एक क्या दुखती नब्ज भी है हमारी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बहुत अलग अलग तरह की स्टडीज के कंडक्ट करवाती है। वो हो सकता है कि एक इंडिविजुअल इकोनॉमिस्ट स्टडी करता हो, या फिर कोई ग्रुप, या फिर कोई जो ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई इंस्टीट्यूशन का स्टडी करता हो। अब वहीं अगर मैं बात करूं ईयर 1962 में जो प्लानिंग कमीशन था, उसने बहुत सारे जो वर्किंग ग्रुप्स थे, टास्क फोर्स था, एक्सपर्ट कमिटीज थी, ये सारी चीजें अपॉइंट की थी। अब आप बोलेंगे सर ये सारी चीजें अपॉइंट क्यों गई थी? भैया पॉवर्टी को पढ़ने के लिए एक स्टेट, मतलब गरीब कितने हैं हमारे देश में, हमारी जितनी पॉपुलेशन है उस छोटे पॉपुलेशन में कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं कर पाते। उसे हम लोग क्या, उसे वही पता लगाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे ये चीजें हमने क्या कवर की है। इतनी चीजें क्लियर हो गई, आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करता हूं, नेक्स्ट एस्टिमेट ऑफ पॉवर्टी। एस्टिमेट करना मतलब क्या होता है? एस्टिमेट करने के लिए मतलब बहुत सारी चीजें होती है। आपका प्रेडिक्शन हो सकता है, आपका अंदाजा लगाना हो सकता है। ये सारी चीज आपके कहां पे आती है? आपके एस्टिमेशन में आती है। कहां पे आती है? आपके एस्टिमेशन में आती है। अब पॉवर्टी को किस तरह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गरीबी कितनी है? आप टोटल पॉपुलेशन अगर 100 की है तो 100 में से कितने लोग गरीब लोग हैं, कितने लोग आपके बीपीएल में फॉल होते हैं, ये कैसे पता कर सकते हैं? ठीक है, यहाँ पे मैं गरीब गरीब आपको बोल रहा हूं, ये चीज मेरा कोई गलत इरादा नहीं है, बस मैं आपको एक बोलते ना पॉवर्टी, पॉवर्टी जो है वही चीज मैं बता रहा हूं, बस मैं हिंदी में बोल रहा हूं, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है ना? कोई बोलेगा और यहाँ पे बात करो। अब ये देखो, हमने पहले क्या देखा था? हमने ये देखा था कि जो टास्क फोर्स था जो आपके इंटीग्रेट हुआ था किसके साथ? नीति आयोग के साथ। अब उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक आपका बोलते ना एक लाइन बनाई थी कि अगर आप एक रूरल एरिया में रहते हो तो कम से कम आपको दिन भर में कितनी कैलोरी इंटेक करनी है? आपको 2400 कैलोरी इंटेक कर रही है। वहीं अगर आप एक अर्बन एरिया में रह रहे हो तो वहीं पे आपको कितनी कैलोरी इंटेक करनी चाहिए? दिन भर में 2100 कैलोरी इंटेक करनी चाहिए। सही बात है। अब यही चीज लिखी है, अर्लियर द पॉवर्टी लाइन वर बेस्ड ऑन द कैलोरी इंटेक। अगर आपने ये कैलोरी इंटेक कर ली, मतलब 2400 कैलोरी आप रूरल एरिया में रहते हो और 2400 कैलोरी आप दिन भर में इंटेक कर, तो भैया आप पुअर नहीं हो, आप गरीब नहीं हो। वहीं अगर आप अर्बन एरिया में और 2100 कैलोरी दिन भर में इंटेक करो तो आप पुअर नहीं हो, आप गरीब नहीं हो, आपको गरीब कोई नहीं कह सकता। पहले इस तरह से काउंट किया जाता था और उसमें आपके सिर्फ फूड कंपोनेंट्स, मतलब कितना खा रहा है इंसान, उसी के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता था। अब मैंने आपको बताया कि जो पॉवर्टी का जो कंसेप्ट था वो धीरे धीरे चेंज होने लगा। पहले हम ऐसा बंदा जो अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं कर पाता था, अपना खान पान की जो जरूरत है उसे फुलफिल नहीं कर पाता था, वी यूज्ड टू कंसीडर देम एज द पुअर। बट as the time change, the things change, the concept becomes more broader, तो यहाँ पे और चीजें आ गई। अब यहाँ पे क्या आ गया? अब जो लोगों ने क्या किया, नॉन फूड कंपोनेंट्स थे उसको भी इंक्लूड करना चालू कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एजुकेशन हो गया, आपका हेल्थ हो गया, ठीक है। अब लोग इसको भी कैलकुलेट करना क्या चालू करने लगे। अगर आप ये चीज है, अब कैसे? चलो, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बहुत सारी कमिटीज के अपॉइंट की थी ये चेक करने के लिए पॉवर्टी लाइन को। अब आपको पता है टाइम टू टाइम चीजें बदलती है, तो वहां पे जरूरत ये पड़ती है कि पॉलिसी पे टाइम टू टाइम क्या हो, रिव्यू हो। तो उसी को रिव्यू करने के लिए आपके बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, बहुत सारी कमिटीज जो थी गवर्नमेंट ने क्या बनाई थी, ताकि पॉवर्टी लाइन जो है टाइम टू टाइम रिव्यू की जा सके। अब वही आपके 2012 में आपके एक्सपर्ट ग्रुप जो था वो क्या अपॉइंट किया गया था, किसके चेयरमैनशिप के अंदर? आपके डॉक्टर सी रंगराजन, क्या डॉक्टर सी रंगराजन के अंतर्गत क्या किया गया था? आपकी कमेटी क्या बनाई गई थी। अब इस कमेटी ने बनी गई थी 2012 में बनी थी, रिपोर्ट कभी सबमिट किया? 2014 में इन्होंने क्या रिपोर्ट क्या सबमिट किया था। अब इनके हिसाब से क्या बोला गया? इनके हिसाब से एक नई पॉवर्टी लाइन क्या की गई थी? आपकी डिसाइड की गई थी, किसके लिए? रूरल एरिया के लिए और अर्बन एरिया के लिए। अब आप बोलेंगे सर 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 कौन सी थी वो नई पॉवर्टी लाइन? बता रहा हूं, टेंशन मत लो, ठीक है। यहां पे ध्यान दो, अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो आप रूरल एरिया में रहते हो, तो भैया अगर आपकी कमाई दिन की कुछ नहीं तो 32 रुपीज कम से कम है, 32 रुपीज कम से कम अगर आप कमा रहे हो तो आप अबव पॉवर्टी लाइन में जा रहे हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यू आर अर्निंग पर डे 35 रुपीज, 36, 37, 38 रुपीज आप दिन का कमा रहे हो, तो आप क्या जाते हो? आप एपीएल में जाते हो, यानी अबव पॉवर्टी लाइन में क्या जाते हो? ये मैं बी क्यों लिख रहा हूं? अबव पॉवर्टी लाइन में जाते हो, ठीक है। महीने का आप कितना कमा रहे हैं? 972 रुपए, यानी 972 रुपीज क्या बनती कमा रहे हो रूरल एरिया में रहकर, तो आप अबव पॉवर्टी लाइन में आते हो, ठीक है। वहीं आप रूरल एरिया, अर्बन एरिया में जा रहे हो, कहां जा रहे हो? अर्बन एरिया में जा रहे हो, तो उसके हिसाब से क्या आएगा? जो 47 रुपीज आप दिन का कमाने चाहिए और महीने का कितना हो जाएगा? वो 1407, यानी 1407 रुपए आप महीने का कमाओगे, तो आप किसमें फॉलो होगे? अबव पॉवर्टी लाइन में फॉलो होगे। अगर जो जैसे आप पूछोगे सर अगर 900 रुपए कमा रहा महीने का, तो भैया आप बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीब कहलाएगा, ठीक है।
अगर 1407 रुपए की वजह से 1400 रुपए कमा रहा है तो भैया क्या कहलाएगा, आपका बीपीएल में आ जाएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन में क्या आएगा। ठीक है, अब जब ये नई पॉवर्टी लाइन क्या डिसाइड हुई थी तो वहां पे पता चला कि रूरल एरिया में जितनी पॉपुलेशन है उसका 30.9% जो पॉपुलेशन है आपके बीपीएल यानी पॉवर्टी लाइन के नीचे आता है रे भाई, गरीब कहलाता है। ठीक है, जो महीने में इतनी भी इनकम क्या जनरेट नहीं कर पाता है, दिन का इतना भी रुपया कमा नहीं पाता है। देखो महंगाई किस तरह से बढ़ रही है और यहां पे चीजें देखो किस तरह से हो रही है। ठीक है, सेम चीज अर्बन एरिया में जब चेक किया गया तो यहां पे ये पता चला कि भैया 26.4% जो पॉपुलेशन है वो बीपीएल में आती है यानी बिलो पॉवर्टी लाइन में आती है। ठीक है, और वही जब इंडिया का टोटल पॉपुलेशन चेक किया गया तो हमें पता चला 29.5% जो पॉपुलेशन है वो गरीब वाली पॉपुलेशन यानी पोवर्टी जैसे सिचुएशन में क्या कर रही है, जी रही है। ठीक है, आप देख सकते हो कि कितना भैया दुख होता है। और यहाँ पे पोवर्टी रेशियो अलग अलग स्टेट का यहाँ पे दिया, वी कैन हैव अ लुक ओवर तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा, महाराष्ट्र 17.4, छत्तीसगढ़ 39.9%, when we are talking about Bihar it is 33.7%। बाप रे बाप, सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से तो आई गेस इट इज ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा गरीबी देखी गई। सोचो ये सारी चीजें होती है तो ये सारी चीजें गलत है ना, बहुत दुख हुआ। ये देखो मतलब इतनी पॉपुलेशन है जो अपने दिन भर का बोलते ना एक जो बेसिक नीड है यानी रोटी कपड़ा वाला मकान वाला जो काम है वो भी जो नीड है वो भी क्या फुलफिल नहीं कर पाता है। ये हमारा हाल है, क्या कहेंगे। ठीक है, सैया बड़े बहुत कमात है, महंगाई डाइन खाया जाता है। ये महंगाई इतनी बढ़ रही है, कमाई कुछ नहीं बढ़ रही है। ठीक है, आमदनी 18 है लेकिन खर्चा रुपया है, कमा रहे 50 पैसे, खर्चा 1 रुपया, तो कैसे चलेगा, नहीं चलेगा ना भैया। इसलिए पढ़ना लिखना थोड़ा जरूरी है। आपने एक रील देखी होगी जहां पे भाई पढ़ लिख के मतलब क्या, हम तो स्टॉक ट्रेडिंग करके भी इतना पैसा कमा सकते हैं, लेकिन भाई ट्रेडिंग करने के लिए भी इक्विटी क्या होता है, प्रेफरेंस क्या होता है, डिबेंचर्स क्या होता है, बॉन्ड्स क्या होता है, पब्लिक डिपॉजिट्स क्या होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, कितने स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में, कैसे रेगुलेट करते हैं, ये सारी चीजें भी तो आपको आनी चाहिए और वो आप कभी एजुकेशन ग्रैब करके ही कर सकते हो। क्लियर हो गया, डोंट बी काइंड ऑफ अनएजुकेटेड एम्प्लॉयड। ठीक है, अब कौन से ये वाले ऐसे बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं लगते, बिजनेस करने के लिए एजुकेशन लगते भैया, बिजनेस करने के लिए एजुकेशन लगता है। आप कोई भी चीज करो आपको एजुकेशन वहां पे रिक्वायर्ड है। वो हो सकता है कि आप एकेडमिक एजुकेशन ना ग्रैब करो बट अन एकेडमिक एजुकेशन ग्रैब करो, तो एजुकेशन हर जगह है। ठीक है, मम्मी की डांट में, पापा के प्यार में, हर चीज में आपको एजुकेशन देखने मिलती है। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, मतलब ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से जो गरीबी है देश में वो बढ़ रही है। ठीक है, सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो क्या आता है, आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आता है। क्या आता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और व्हाट डू मीन बाय सर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जब कभी भी क्या होगा, आपका बर्थ रेट बहुत ज्यादा रहेगा। क्या आएगा, बर्थ रेट आपका बहुत ज्यादा रहा है और उसकी कंपैरिजन में जो डेथ रेट है वो बहुत कम है, तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो क्या आएगी, वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो इसी को चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलते हैं। ठीक है, मतलब आपकी जितने रिसोर्स है उसकी कंपैरिजन में जो बर्थ रेट है वो बहुत ही ज्यादा है, तो उसको हम लोग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलेंगे। अब आपको पता है देखो रिसोर्सेज हमेशा से लिमिटेड रहे, रिसोर्सेज कभी भी अनलिमिटेड नहीं होते। रिसोर्सेज लिमिटेड है, एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर रिसोर्सेज क्या खत्म हो जाएंगे। सही बात है, तो वही अब पॉपुलेशन कितनी भी बढ़ जाए, पॉपुलेशन कितनी बढ़ जाए रिसोर्सेज तो उतने ही होने वाले। अब अगर रिसोर्सेज और पॉपुलेशन इक्वल है तो भाई सारी चीजें सब एक एक बंदे को मिलेगी। अब पॉपुलेशन वही बढ़ती जाए और रिसोर्सेज उतनी ही रहे तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपकी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाएगी लोगों को, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा। जैसे 10 चॉकलेट है और पॉपुलेशन 20 की है तो 10 लोग को मिलेगा चॉकलेट, 10 लोग क्या रहेंगे, भूखे मरेंगे, यानी गरीबी का क्या सामना करेंगे। तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक मेन रीजन बनता है आपके किसका, पॉवर्टी का। तो स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर हम बात करें तो हम बोलते हैं कि भाई हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज जितनी भी उनके कंपेरिजन में हो रहा है, बट यहां पे अगर मैं बात करूं तो हमारे जो सेक्टर्स, एग्रीकल्चर सेक्टर्स हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हो गया, अगर उनकी बात करूं तो जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहा है उस हिसाब से इनका ग्रोथ नहीं हो रहा है। ठीक है, कि ग्रोथ इतना नहीं हो रहा है कि जो बढ़ती हुई जो पॉपुलेशन है या फिर अगर हम लोग बोले जो सरप्लस लेबर है उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको एक बोलते हैं एक फ्रूटफुल मैनर में क्या यूज कर सके। ठीक है, उतना ग्रोथ नहीं हो रहा है, समझ में आया। तो ग्रोथ रेट क्या है आपके, स्लो रेट है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो इस वजह से क्या होता है कि जो नेशनल इनकम होती है वो और पर कैपिटा इनकम है वो भी क्या होती है, इंसानों की क्या कम रहती है। और जब पर कैपिटा इनकम मतलब क्या होता है,
अब ग्रोथ इतना नहीं हो रहा तो बट ऑब्वियसली बात से प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा, प्रोडक्शन नहीं उतना होगा तो माल नहीं बिकेगा, माल नहीं बिकेगा पैसा नहीं आएगा, जब पैसा नहीं आएगा तो एम्प्लॉइज को सैलरी उतनी जा पाएगी, और महंगाई तो आसमान छू रही है, तो सैलरी जाएगी तो लोग जो है अपनी जो जरूरत है वो उतनी फुलफिल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और एक टाइम ऐसा भी आएगा जहां पर वो क्या कर पाएंगे, अपनी बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं कर पाते, तो वो क्या होती है आपकी पॉवर्टी में क्या चली जाती है। या फिर लोगों की इनकम है उतनी, नीड्स फुलफिल करे, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ गुड्स जो वो इनटेक करे वो उतनी अच्छी नहीं जाती है। क्लियर हो गया? आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई हो। अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब जो पॉवर्टी आपके कहां पे, रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में, वो कहीं ना कहीं क्या बढ़ रही है, वो बढ़ती जा रही है। वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। किसकी वजह से? आपके अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट की वजह से बढ़ रही है। लोगों को नौकरी ही नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिलेगी तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो चीजें खरीद नहीं पाएंगे, जब चीजें खरीद नहीं पाएंगे तो उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज है वो क्या पूरी होगी? क्या वो पूरी नहीं होने वाली है। ठीक है, ठीक है, सॉरी गाइस, ठीक है। फिर आता है आपका इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। अगर वाइड इनइक्वालिटीज हमें क्या देखने मिलता है? सही बात है, अगर मैं बात करूं तो हर एक जो बंदा है, हर एक बंदे के पास इक्वल एसेट नहीं होते, इक्वल इनकम नहीं होता है, इक्वल एक्सपेंडिचर नहीं होता है। अब सबकी क्या होती है, अलग अलग चीजें होती है। अब अलग अलग जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सही बात, और वो डिस्ट्रीब्यूशन भी एक मेन रीजन बन गया जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी पॉवर्टी क्या बढ़ रही है। फिर आता है इनएक्सेसिबिलिटी टू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। अब आपको पता है, देखो फैसिलिटीज आज बहुत सारी है, एनर्जी है, ट्रांसपोर्ट है, फिर कम्युनिकेशन है, फिर उसके बाद एजुकेशन है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं अवेलेबल। बट भैया आपके जो इंसान है, उस इंसान की उतनी इनकम नहीं है कि वो अपनी जरूरतें पूरी कर पाए, तो क्या ये उतनी फैसिलिटीज क्या ग्रैब कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। समझ में आ गया? तो ये भी एक प्रॉब्लम आता है, ठीक है। फिर इन्फ्लेशन, मैंने ऑलरेडी बताया कि इन्फ्लेशन जो है वो उसका मतलब क्या होता है, बढ़ती हुई जो महंगाई है, यानी जो कमोडिटीज है उनका जो प्राइस बढ़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन बोलते हैं। सही बात है। अब आपको पता है कि जो लोग हैं उनकी एक पर्टिकुलर गुड्स को लेकर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन जो सप्लाई है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल दिवाली आई, दिवाली में 100 दिए की डिमांड है बट दिए 10 ही है। क्यों? क्योंकि सप्लाई उतना ही हुआ है, क्योंकि 10 दियों का ही क्या हो पाया, प्रोडक्शन हो पाया। तो वहां पे उस कंडीशन में जो बाकी के 90 लोग होंगे वो क्या करेंगे? वो उस 10 दियों को खरीदने की कोशिश करेंगे। मतलब क्या होगा, आपका जो रेट होगा वो महंगा हो जाएगा। समझ में आ गया? अब जब चीजें महंगी हो जाएंगी और इनकम बढ़ेगा नहीं, तो जो जिनकी एक लिमिटेड इनकम है, ठीक है, जिनकी एक लिमिटेशन है कि भैया इतनी ही परचेसिंग पावर है, इससे ज्यादा हम खरीद नहीं सकते, इससे ज्यादा महंगा हम खरीद नहीं सकते, तो वो क्या खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। और जब खरीद नहीं पाएंगे तो बेसिक नीड्स फुलफिल होगी, उनकी नहीं फुलफिल होगी। और इसकी वजह से क्या होता है, लोग खाना नहीं खरीद पाते, और जिसकी वजह से उनका खाना इन द सेंस स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ गुड्स जो होता है वो खरीद नहीं पाते, इसकी वजह से उनको माल न्यूट्रिशन की चीजें होनी पड़ती है, हंगर का सामना करना पड़ता है, फिर उसके बाद भूखमरी का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम क्या उन्हें फेस क्या करनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं रीजनल इंबैलेंस। ये मेन एक कैरेक्टर, अगर मैं बात करूं तो एक मेन कॉज क्या है? मेन कॉज ये है, अभी हमारा फॉर एग्जांपल ये इंडिया है पूरा, ठीक है। अब इस इंडिया में अगर मैं बात करूं तो कुछ पार्ट्स है वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, ठीक है, बट देयर आर सम ऑफ द पार्ट्स, जैसे अगर मैं बात करूं तो मेनली नॉर्थर्न स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ये ऐसे स्टेट्स है जहां पे डेवलपमेंट का नामो निशान इतना हमें देखने नहीं मिलता है। और नामो निशान देखने नहीं मिलता तो वहां पे इंडस्ट्रियल भी नहीं है, जब इंडस्ट्रीज नहीं होगी तो वहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, और ये एक मेन रीजन बन जाता है आपके किसका? आपके पॉवर्टी का। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे एक रीजनल इंबैलेंस है। आप देखोगे मुंबई जैसे शहर में, महाराष्ट्र जैसे स्टेट में आपको जो ग्रोथ है बहुत अच्छा खासा देखने मिलता है, बट वही कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं तो आपके जो नॉर्दर्न स्टेट्स पे वहां पे आपको इतना ग्रोथ देखने नहीं मिलता है, इतना डेवलपमेंट देखने नहीं मिलता। फिर आता है विक्शियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। अब ये जो कॉन्सेप्ट था ये प्रोफेसर रैगनर नर्क्स ने दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे अब इस जो ऑपरेशन था विक्शियस साइकिल का, इसका मतलब क्या है? अब ये जो इंडियंस इसी ट्रैप में क्या रह गए, समझ में आ गया? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, ठीक है, अब ये जो सर्कल, ये सर्कल से ही पूरी चीजें चलती है। अब जैसे लो नेशनल इनकम है, ठीक है, देश की जो कमाई है पूरे साल भर की वो बहुत कम है। अब जब से देश के साल भर की कमाई कम है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो एक इंडिविजुअल की जो कमाई है वो भी क्या कम है। अब जब एक इंडिविजुअल की कमाई कम है इसका मतलब क्या होता है, उसको वो इतना सेविंग कर पाएगा? नहीं सेविंग कर पाएगा। जब सेविंग नहीं कर पाएगा तो उसके पास अच्छा खासा पैसा जमा होगा क्या? पैसा जमा नहीं होगा। अब जब पैसा नहीं होगा तो कहीं पे इन्वेस्ट कर पाएगा क्या? कहीं पे इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। अब जब इन्वेस्ट नहीं करेगा तो क्या प्रोडक्शन हो पाएगा? प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। अब जब प्रोडक्शन नहीं होगा
प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा, 20 की प्रोडक्शन हुई, प्रोडक्शन 10 का ही हो रहा, तो बाकी सारे जो जॉब पे रखे उनको क्या निकाल दिया जाएगा, यानी एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा। जब एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो बट ऑब्वियस बात है जो नेशनल इनकम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये आपका पूरा विशेष साइकिल और पूरे जो इंडियन से इसी में क्या अटक के क्या रह चुके हैं। क्लियर हो? आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे चलते हैं। अब अदर फैक्टर्स भी है, मैंने ऑलरेडी समझा आपको कि डिजास्टर्स जो होते हैं वो बार बार अकर होते हैं। कास्ट, रिलीजियस, रेशियल और जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन, ये भी एक मेन प्रॉब्लम बन जाता है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी, मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स है, जो ब्यूरोक्रेसी में काम करते, वो स्कीम्स होती है, पॉलिसीज होती है, उनको इतनी अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, करप्शन लेते। भैया अगर आपको ये स्कीम का फायदा उठाना है तो इसमें से आने वाला आधा पैसा आप मुझे दो, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं तो लीकेज इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने 100 किलो राशन दिया और बोला कि जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उनको क्या आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट, या फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं रहता है, क्या है, जैसे 10 रुपए का गेहूं है तो वहां पे उनको 2 रुपए या फिर 1 रुपए में आपको बांटना है। बट जो मिडिल लोग होते हैं, यानी जो बीच के जो लोग होते हैं, आपकी जनता और गवर्नमेंट के बीच में, वो क्या करते हैं, अब वो गड़बड़ करना चालू कर देते हैं। अब जहां पे 100 किलो राशन दिया वो पहुंचाते कितना, 25 किलो ही है, और बाकी के जो 75 किलो है वो क्या करते हैं, वो मार्केट में बेच देते। अब जब मार्केट में बेचते तो उनको क्या आता है, पैसे आते। समझ में आ गया? वो हाई रेट। अब मार्केट में चल रहा है 10 रुपया और उन्होंने गवर्नमेंट ने उनको बोला था 2 रुपए में बेचने के लिए, अब वो बेच रहे आपकी 10 रुपए में, तो सीधा सीधा उनको 8 रुपए का फायदा गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, और गवर्नमेंट को जो चार्ज है गवर्नमेंट का वो चार्ज पे कर देती है, ठीक है। तो वो अब ये एक मेन रीजन बन जाता है, ठीक है। फिर आता है आपका क्या, जनरल मेजर्स टू इरेडिकेट पॉवर्टी, मतलब ऐसे कुछ मेजर्स, ऐसे कुछ स्टेप्स जिसकी वजह से क्या हो सकता है, जो गरीबी है देश में वो हटाई जा सकती है। सबसे पहली चीज पॉपुलेशन कंट्रोल करना। अब हम सभी से जानते हैं कि अगर आपका पॉपुलेशन कंट्रोल होगा तो बट ऑब्वियसली बात है जो पॉपुलेशन होगा वो कंट्रोल होगा, ठीक है। प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके देश में अगर रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, सही बात है, सिर्फ हमारे देश में नहीं, हर किसी के देश में जो रिसोर्सेज होता है वो लिमिटेड होता है। अगर वही रिसोर्सेज लिमिटेड है और जो कंज्यूम करने वाले बहुत ज्यादा है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम आ जाएगी कि रिसोर्सेज आपके क्या हो जाएंगे, कम पड़ने लगेंगे और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा पड़ेगी। तो जो एक्सेस पॉपुलेशन यानी जो सरप्लस पॉपुलेशन है उसे क्या करना पड़ेगा, उसे पॉवर्टी का क्या सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज पॉपुलेशन कंट्रोल करना एक मेन रीजन बन जाता है। फिर एग्रीकल्चर, अब यहां पे क्या किया गया कि सॉरी यहां पे इसको समझाना भूल गया मैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करना जरूरी बन जाता है, इसलिए फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, पॉपुलेशन पॉलिसीज, ये क्या किया गवर्नमेंट ने, क्या इंप्लीमेंट करना क्या चालू किया। अब एग्रीकल्चर, अब आपको पता है कि इंडिया की मेजरली जो पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, सही बात है। तो इस वजह से जो फार्मर्स है उनको क्या चीप रेट पे यानी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपकी लोन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि वो एग्रीकल्चर करने के जो इनपुट यानी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड होता है उसे क्या खरीद सके। और गवर्नमेंट साथ ही साथ उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होती है वो भी क्या करती है, वो आपको प्रोवाइड करती है कुछ गिने चुने क्रॉप्स के लिए। फिर आपका आता क्या है, रूरल वर्क्स। अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपके रूरल जो एरियाज है वहां पे क्या प्रोवाइड किया, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो वहां पे रूरल एरियाज के जो लोग हैं उनको हेल्प के लिए बुलाया जाता है। फिर उसके बाद इरिगेशन के लिए हेल्प के लिए किया जाता है। समझ में आ गया? रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, अगर कोई बंदा जो है, अगर रूरल एरिया जहां पे डेवलपमेंट इतनी अच्छी खासी नहीं हुई है, ग्रोथ इतना अच्छा खासा नहीं है, अगर वहां पे जाके कोई बिजनेस खोलता है तो वहां पे सब्सिडी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से हेल्प क्या होता है, जो बिजनेसमैन होते हैं वो मोटिवेट होते हैं कि भैया हम जाके वहां पे क्या करेंगे, अपना इंडस्ट्री खोलेंगे, जिससे हमें गवर्नमेंट की तरफ से क्या सब्सिडी मिलेगी, टैक्सेस थोड़ा कम भरना क्या पड़ेगा, जिससे हमारी इनकम अच्छी होगी। तो यहाँ पे बिजनेसमैन का भी फायदा होता है और दूसरा जो रूरल एरिया में रहने वाले जो बंदे उनका फायदा होता है। क्या फायदा होता है कि उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज का मिलना चालू हो जाती है। मिनिमम वेजेस, अब पहले क्या हुआ करता था, पहले लोगों के बीच में इतनी जागरूकता नहीं थी, नॉलेज नहीं थी। फिर गवर्नमेंट ने क्या लाया, मिनिमम वेजेस एक्ट क्या लाया, जो कि पास किया गया ईयर 1948 में, जिसके तहत अब कम से कम अगर कोई बंदा 12 घंटा या फिर 8 घंटा काम कर रहा है तो कम से कम आपको दिन का इतना रुपया तो उसको देना ही पड़ेगा। क्या इतना देना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इंडस्ट्रियल वर्क कर रहा है या फिर अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर वर्क कर रहा है तो इतना वेजेस आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब ये एक्ट नहीं था तो पहले लोग बहुत कम पैसे देके काम करवा लेते थे और अपना क्या मजा करते थे, ठीक है। फिर आता पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं जो फूड सिक्योरिटी, फूड ग्रेन्स है, वो क्या लोगों को क्या फ्री आपकी सब्सिडाइज मतलब क्या होता है, जैसे 10 रुपए दाम है, ठीक है, तो वहां पे आधा जो पैसा है वो गवर्नमेंट भरेगी और आधा पैसा आपसे लेगी, तो इसी चीज को सब्सिडाइज रेट क्या बोला जाता है, ठीक है। तो ये इससे क्या करती थी गवर्नमेंट जो है
आपके जो गरीब लोग होते थे, जो बीपीएल के थ्रू आते थे, बिलो पॉवर्टी लाइन में, उन्हें क्या करती है, उन्हें आपके जो राशन है वो प्रोवाइड क्या करती थी, ठीक है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब क्या होता है, यहां पे ये देखना कि एक इंसान के पास इतना पैसा रहे कि वो अपने जो चीजें खरीद सके, प्रॉपर्ली खरीद सके, तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आपके जो नेशनलाइजेशन, यानी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसने क्या किया, कुछ बैंक्स को नेशनलाइज कर लिया। बैंक्स को नेशनलाइज करना मतलब क्या होता है, अब आपको पता है कि हर एक बैंक के क्या शेयर होते हैं, तो उसमें 50% या फिर 51% जो शेयर है गवर्नमेंट क्या खरीद लेती है, तो वो बैंक क्या हो जाती है, प्राइवेट बैंक से पब्लिक बैंक क्या हो जाती है। और बहुत सारे बैंक 1969 और 1980 में क्या किए थे, अंडरटेक क्या किए गए थे, प्रोग्रेसिव टैक्स मेजर। या अब यहाँ पे प्रोग्रेसिव टैक्स मेजर्स क्या होता है, मतलब ये चीज क्यों लाई गई, ये चीज इसलिए लाई गई ताकि लोग, किसी के बीच में क्या होना चाहिए, किसी के भी बीच में इनइक्वालिटी नहीं क्रिएट होनी चाहिए। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मैं भर रहा हूं महीने का साल का कितना टैक्स भर रहा हूं, 20 रुपए भर रहा हूं, ठीक है, वहीं दूसरा बंदा है वो भी 20 रुपए भर रहा है। अब उसकी एक साल बाद जो इनकम है बढ़ गई और मेरी इनकम बढ़ी नहीं, अब वो भी अगर 20 रुपए टैक्स भरेगा और मैं भी 20 रुपए टैक्स भरूंगा, तो हमारे में इनक्वालिटी होगी कि नहीं होगी, कि मैं इतनी इनकम है मेरी कम, फिर भी मैं 20 रुपए भर रहा हूं, और उसकी इतनी ज्यादा इनकम है फिर भी वो 20 रुपए भर रहा है। तो ये गलत होता है कि नहीं गलत हो। तो इसी चीज को खत्म करने के लिए आपकी गवर्नमेंट ने क्या, प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी लाई। मतलब जितनी ज्यादा आपकी इनकम रहेगी उतना ज्यादा टैक्स आपको भरना पड़ेगा, जितनी कम आपकी इनकम उतना कम आपको टैक्स या भरना पड़ेगा, ठीक है। फिर एजुकेशन, अब कहीं ना कहीं आपके एजुकेशन में जो एनरोलमेंट रेशियो है उसको बढ़ाने के लिए, एनरोलमेंट में रेशियो मतलब क्या होता है कि कितनी जो पॉपुलेशन है वो क्या एजुकेशन ग्रैब कर रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनरोलमेंट रेशियो क्या बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या किया गया था इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, वहां पे प्राइमरी एजुकेशन जो फ्री और कंपलसरी क्या कर दिया गया था सभी के लिए। अब फ्री एजुकेशन जो था गर्ल्स के लिए प्रोवाइड किया था। मिड डे मील प्रोग्राम्स, मतलब बीच में दिन में आपके बच्चों को खाने के लिए कुछ चीजें वहां पे प्रोवाइड की जाए। सैनिटेशन हो गया, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें क्या दी जा रही थी। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अफोर्डेबल हाउसिंग और स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम मतलब क्या होता है, आपके जो स्लम एरियाज होते हैं उनमें क्या फैसिलिटीज, जैसे पानी का पहुंचाना, आपके शौचालय पहुंचाना, तो ये सारे काम क्या कर रही थी, ठीक है, ताकि अफोर्डेबल हाउसिंग फैसिलिटी क्या रूरल और अर्बन एरियाज के लोगों को मिल पाए। फिर हेल्थ फैसिलिटी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स क्या गवर्नमेंट ने क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खोले अलग अलग जगह पे, ताकि मेडिकल ट्रीटमेंट है वो लोगों को मिल पाए, कितने सब्सिडाइज रेट्स पे, ठीक है। फिर स्किल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। और स्किल डेवलपमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या माना जाता है जॉब क्रिएशन में इंडिया में। अब इस पर्पस के लिए जो अपॉर्चुनिटीज है वो क्या क्रिएट की जाती है, ताकि जो लोग है वो क्या हो पाए, वो स्किल्ड हो पाए और अपने स्किल के बेसिस पे क्या जॉब क्या ढूंढ पाए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें जो है दोस्तों वो क्लियर हो गई होगी, और आई होप आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा। और इसी तरह से हमारा जो पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब आपके सिर्फ 2 चैप्टर्स बचे, फिर आपका पूरा जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन होगा 11th स्टैंडर्ड का वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे सुरक्षित अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों।